स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी, उस कड़ी में ये अगला वीडियो है और इसमें हम घास भूमियों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि घास भूमियां कैसे उगती हैं, मतलब ये कैसे तैयार होती हैं, और उसमें हमें पता लगा कि यहाँ पर औसत वर्षा की मात्रा न तो जंगलों जितनी ज़्यादा होती है और न ही मरुस्थलों जितनी कम होती है। बीच का संक्रमण क्षेत्र ये ग्रासलैंड होते हैं, यानी घास भूमियाँ होती हैं। और यहाँ पर दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि जितने भी मवेशी हैं वो यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं। उन्हें चरने के लिए चारा उपलब्ध कराती हैं ये सब कुछ हमने देखा। अब यहाँ पर इसके प्रकारों को देखेंगे, तो आगे चलें। इससे पहले ये जो पीला पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए आपके पास दो विकल्प है। एक तो टेलीग्राम का चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितने भी वीडियोस या जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होंगे और समय से प्राप्त होंगे। आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो यूट्यूब पर हमारे चैनल है उससे आप जुड़े रहिए, वीडियोस को देखिए, उससे नोट्स बनाइए, देखने के साथ साथ सुनिए भी, क्योंकि सुनने और देखने में फ़र्क होता है। वीडियो में जो व्याख्यान दिया जाता है, जो लेक्चर होता है, उसमें समझाने का तरीका अलग होता है और पीडीएफ में जितनी मात्रा होती है वो सीमित होती है। तो आप दोनों सुनकर जब नोट्स बनाएंगे तो वो आपके खुद के बनाए और बेहतर नोट्स होंगे, जो कि अंतिम समय रिवीजन के लिए आपको काफ़ी मदद करेंगे। ये कुछ बातें हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो लाइक मत करिए। तब कमेंट में ये बताइए कि हमारे अंदर कमियां क्या है। अगर वो सुधारने योग्य होंगी तो हम उसे जरूर सुधारेंगे। चलते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी हमारे भारत में जो हमारा भूखंड है, उसमें घास भूमियों को 6 वर्गों में बांटकर पढ़ा जाता है। इससे पहले हमने जंगलों के 16 प्रकारों को देखा है, वैसे ही यहाँ घास के मैदानों को 6 वर्गों में बांटकर हम पढ़ते हैं। अब जो 6 प्रकार हैं उन्हें भी जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर बांटा गया है। उसमें से भी जो महत्वपूर्ण है, जो मुख्य है, उसको हम देखेंगे। तो 4 मुख्य प्रकार के घास के मैदानों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। 4 प्रकार के मुख्य रूप से घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम यहाँ देखने वाले हैं, और टोटल जो इनकी संख्या है वो है 6। उसमें से हम पढ़ेंगे कितने? सिर्फ 4, क्योंकि यही आवश्यक है और जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों के बीच में बड़ा फर्क होता है। किसी भी परीक्षा की, खासतौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो सब लोग जानते हैं, और इसीलिए ढेर सारा मटेरियल लेकर बैठ जाते हैं। पूरा एक सामग्री का पहाड़ होता है और उसको पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि सब कुछ पढ़ लें और जितना भी जानकारी है उसको अपने दिमाग में ठूंस लें और वहाँ जाके अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। तो ये संभव नहीं है। जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए और सीमित जानकारी ही अच्छी होती है। ऐसी जानकारी आप इकट्ठा करिए जिसे कि आप बार बार रिवाइज कर सकें, एक से ज़्यादा बार दोहरा सकें। दोहराव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर 4 प्रकारों को हम सिर्फ देखेंगे क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है घास भूमियों का, वो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों वाली घास भूमि। ये जो अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली घास भूमि है, इन्हें खास नाम से जानते हैं, जो कि है सीहिमा डाइचेंथियम प्रकार। ये इनके प्रकार का नाम है। ये पाई कहाँ जाती हैं, इनकी अवस्थिति देख लीजिए। तो गुजरात का जो इलाका है वहाँ मिलती हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग में मिलती हैं, लेकिन अरावली को यहाँ पर छोड़ देते हैं। अरावली की जो पर्वतमाला है वहाँ पर इनका विस्तार नहीं मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती हैं, दिल्ली में मिलती हैं, और पंजाब का जो इलाका है वहाँ भी पाई जाती हैं। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली के उन इलाकों में जहाँ पर खुले मैदान है वहाँ पर ये मिलती हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ भी ये पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने इनकी अवस्थिति को देखा। अब इसमें खास बात क्या है, जो स्थलाकृतियां होती हैं, इन घास भूमियों में जो भी स्थलाकृतियां होती हैं वह खंडित होती हैं, टूटी हुई होती हैं। उसके पीछे कारण होता है कि बीच बीच में चट्टानों का उभार होता है, पर्वत के स्कंध पाए जाते हैं। पर्वत के स्कंध मतलब क्या, बीच से कोई चट्टान निकलकर ऊपर ऐसे खड़ी हो गई, तो वहां से जो स्थलाकृतियों का क्रम है वो एक समान नहीं रह पाता, टूट जाता है। वैसे ही रेत के टीले भी इन्हें बिगाड़ देते हैं। तो रेत के टीले भी इन्हें तोड़ने का, मतलब स्थलाकृतियों के क्रम को तोड़ने का काम करते हैं। ये यहाँ पर विशिष्ट बात होती है। और हम देख रहे थे अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो सीहिमा डाइचेंथियम प्रकार की घास भूमि थी उसको। अगले प्रकार की ओर चलते हैं। अगला जो प्रकार है वो है शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र की घास भूमियां। ये शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र की घास भूमियां हैं और इनका जो विशिष्ट नाम है उसको देख लीजिए।
इसे हम डाइक्विंथ मैंसरेनम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे जो प्रचलित नाम है वो है शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र की घास भूमियां। ये पाई कहाँ जाती हैं ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक भी है। तो ये उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में आते हैं। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, नीचे वाला जो भारत का हिस्सा है, दक्षिणी इलाका, भारत के नक्शे में जो नीचे का हिस्सा है, जैसे कि पैर वाला इलाका हम कह सकते हैं, वहां पे ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें ये पाई जाती है। इसमें से नीलगिरी की जो पर्वतमालाएं हैं उस क्षेत्र को हम छोड़ देते हैं, वहां पर ये नहीं उगती है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार मिलता है। यहाँ जो वृक्ष और वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके भी प्रकार देख लीजिए। तो कटीली झाड़ियां उगती हैं और कटीली झाड़ियों में बबूल और बेर के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। बेर एक झाड़ी होती है। बेर का फल आपने खाया होगा, तो बेर का जो पौधा है उसको देखा है या नहीं? बहुत सारे कांटे होते हैं। आप उसके नजदीक जाकर अगर तोड़ेंगे, बेर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत जितने भी कांटे हैं कुछ ना कुछ तो आपको धंस ही जाएंगे। ऐसे ही बबूल होता है। बबूल के पेड़ के नीचे अगर आप चप्पल पहनकर भी जाते हैं, मतलब स्लीपर आपने पैर में डाला हुआ है, तो भी कांटे अंदर धंसने की गुंजाइश होती है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। बहुत नुकीले और तीखे कांटे होते हैं और पूरा पेड़ कांटों से ही भरा होता है, चाहे बेर हो या बबूल। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं और कटीली झाड़ियां हैं वो यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कभी कभी यूफोर्बिया भी होते हैं और इसके साथ साथ जो पर्णपाती वृक्ष हैं, यहाँ पर जो पर्णपाती प्रजातियां हैं वनस्पतियों की वो भी पाई जाती हैं, जो कि एक खास मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। तो पर्णपाती प्रजातियों की भी यहाँ पर अवस्थिति होती है। आगे चलते हैं अगले प्रकार की ओर। तो जो अगला प्रकार है वो है तीसरा, जिसे कि हम कहेंगे नम उप आर्द्र क्षेत्र की घास भूमियां। ये किस प्रकार का प्रकार है? नम उप आर्द्र क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ उगने वाली जो घास है या घास भूमियां हैं वो कहाँ पर फैली हुई है, मतलब किस इलाके में पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता होती है और वहाँ कौन सी वनस्पतियां उगती हैं, ये हम देखने वाले हैं। इनका जो प्रचलित नाम है वो तो आपने देख लिया। इसके अलावा इनका जो मूल नाम है, मुख्य जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी देख लीजिए। इनका जो वैज्ञानिक स्तर का नाम है वो है फ्रॉगमिटीसेक्रम एम्पटा प्रकार। ये जो प्रकार है आप इसे देख रहे हैं, फ्रॉगमिटीसेक्रम एम्पटा प्रकार, और इन्हें प्रचलित तौर पर कहते हैं नम उप आर्द्र क्षेत्र की घास भूमियां। ये उत्तरी भारत में गंगा के जलोढ़ मैदान को घेरती हैं। गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मिट्टी से बनाया हुआ, नदियां ही मिट्टियां ले आती हैं, अपने साथ अवसादों को जमा करती हैं और मैदान में ले आकर उड़ेल देती हैं। इस प्रकार से मिट्टी की परतों का विकास होता है। आपने बांगर और खादर जो मिट्टी के प्रकार हैं उन्हें देखा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में ये घास भूमियां उगती हैं। यहाँ की जो जमीन है वो समतल होती है। गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो समतल होते हैं। सूखी जमीन होती है, मतलब यहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है और बहुत ज़्यादा जल की उपस्थिति नहीं होती। सामान्य वृक्ष और झाड़ियाँ ये सब यहाँ पाए जाते हैं और बबूल का वृक्ष भी यहाँ मिलता है। ये विशिष्ट बात है। सामान्य जितने भी वृक्ष आप अपने पास देखते हैं, जैसे कि आम, नीम, पीपल, बरगद, वो सब यहाँ मिलते हैं, लेकिन छिटपुट पाए जाते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, उनमें विरलता होती है, सघनता नहीं होती। ये एक विशेष बात है। अब चलते हैं चौथे प्रकार की ओर। जो चौथा प्रकार है वो है आर्द्र पर्वतीय क्षेत्रों का, यानी पर्वतीय इलाकों में जो गिरिपथ क्षेत्र होता है यानी तराई इलाका होता है, इसके अलावा जो शिखर का क्षेत्र होता है और जो कुछ पर्वतों से लगे हुए मैदानी इलाके होते हैं, उन सब क्षेत्रों को हम इसमें शामिल करके देखेंगे। और इनका जो वैज्ञानिक या जो टेक्निकल नेम है वो देख लीजिए। तो थेमाडा अरुंडिनेला, इस प्रकार की ये घास भूमियां होती है। थेमाडा अरुंडिनेला, ये इनका व्यवहारिक नाम नहीं है, ये तकनीकी नाम है। और व्यवहारिक नाम आप यहाँ देख रहे हैं, आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र की घास भूमियां। ये जो जोन है ये आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र का होता है। आर्द्र का मतलब क्या? नमी युक्त, और पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वतीय जलवायु भी होगी। तो पर्वत वाली जलवायु भी है और नमी भी है। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो तराई में ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले आप तराई को ही देख रहे हैं। असम है, मणिपुर है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यूपी वाला इलाका भी है। जो मैदानी क्षेत्र पहाड़ से लगे हुए हैं, हिमालय से टच में है, उनको हम देखेंगे इसमें। और पंजाब का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई है उन इलाकों को भी हम देख रहे हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब जो गिरिपथ वाला इलाका है वैसे ही ऊंचाई तक हम जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घास भूमियां हैं वो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं और इन्हें हम कहते हैं आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र की घास भूमियां। अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट बात है। जो सवाना प्रकार की घास भूमियां होती हैं वो आर्द्र जंगलों से ही उत्पन्न होती हैं। ये एक यहाँ पर तथ्य है, इसे ध्यान दीजिएगा। और इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की बहुलता होती है। जो जनजातियाँ होती हैं वो स्थानांतरित कृषि को बल देती हैं।
एक जमीन बंजर हो गई, एक क्षेत्र बंजर हो गया तो उसको छोड़कर अगले वाले हिस्से के जंगल को जला दिया या काट कर साफ कर दिया और वहां पर खेती शुरू हो गई। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में चारागाहों का विकास होता है। जहां जंगल कट गए हैं और जिन्हें बंजर के तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है, नकार दिया गया है, उन क्षेत्रों में घास उग जाती है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े चारागाह बनते हैं। और ये जो चारागाह होते हैं, यहाँ भेड़ों की चराई मुख्य रूप से होती है। भेड़ बकरी जो मवेशी होते हैं उनको चराया जाता है, उसके अलावा भेड़ बकरियां होती हैं। चरने वाले पशु यहाँ पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है घास भूमियाँ होंगी तो वहाँ पर पशु तो पाए ही जाएंगे। लेकिन एक खास बात है कि यहाँ पर गाय और भैंस की तुलना में जो भेड़ और बकरियां होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में चरने वाले पशुओं में गिनी जाती हैं। ये तो बात हुई 4 प्रकारों की घास भूमियों की। ये 4 वर्गीकरण था जिसे कि हमने महत्वपूर्ण के तौर पर देखा। अब इसके बाद घास भूमियों का अपना एक महत्व होता है। बिना महत्व के कोई भी चीज़ मनुष्य पढ़ेगा ही नहीं या उसे देखना भी नहीं चाहेगा जब तक कि उससे उसका खुद का लाभ न जुड़ा हो। तो यहाँ इनका जो आर्थिक महत्व है उसे देख लेते हैं। क्या फायदा इनका होता है, किस प्रकार से ये पैसे रुपए के मामले में या आर्थिक सहयोग हमें करती हैं। तो गांव के उद्योगों के लिए पहली चीज तो ये घास भूमियां ईंधन उपलब्ध कराती हैं। गांव में जो कुटीर उद्योग होते हैं या लघु उद्योग होते हैं जो कि ग्राम्य क्षेत्र के होते हैं, उनके लिए यह ईंधन का काम करती हैं। पोषण और कच्चे माल के स्रोत के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। पोषण के तौर पर मतलब पशुओं को जो भोजन दिया जाता है उसके पोषण के तौर पर, और कच्चे माल की आवश्यकता के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं को चारा मिलता है, ये तो सबसे व्यवहारिक बात है। पशु यहाँ चरते हैं और उससे उनका पेट भरता है, ये विशिष्ट बात है। और देश में केवल 13 मिलियन हेक्टेयर को स्थायी चराई भूमि में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो बड़ा सा क्षेत्र हमारे देश में चारागाह के रूप में है उसमें से सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर को यहाँ पर व्यवहारिक तौर पर या आंकड़ों में दर्ज रूप में हम देखते हैं, इसे चराई भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हमने देखा। अब यह जो घास भूमियां हैं, हमने देखा कि 13 मिलियन हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसको हमने स्थायी तौर पर जो चराई भूमि है उसके रूप में देखा। इनमें लगातार परिवर्तन होते हैं और इनका भी विनाश होता है। ये हमारी जैव विविधता का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे पशुओं का, पक्षियों का और जितनी भी जीव प्रजातियां हैं उनका बायोम पाया जाता है। लघु बायोमों का यहाँ भी निर्माण होता है। हालांकि वन जितने सघन जो जटिल बायोम क्षेत्र होते हैं वो यहाँ नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लघु बायोमों का ये संग्रह होते हैं। तो इनका भी संरक्षण आवश्यक है और ये बड़ी क्षीण अवस्था में अपने देश में मौजूद हैं। इनकी जो अवस्था है वो अच्छी नहीं है। घास भूमियों की जो स्थिति वर्तमान में हमारे देश में है वो चिंताजनक है, अच्छी नहीं कही जा सकती। और कई पालतू और जंगली जो शाकाहारी हैं उनको आबादी बनाए रखने के लिए ये घास क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर होते हैं। जो छुट्टा पशु होते हैं, जो बंधे हुए पालतू पशु होते हैं, उन्हें तो मनुष्य अनाज भी खिलाता है। अनाज के जो कण होते हैं, जो भूसा वगैरह होता है, ये गेहूं से प्राप्त होता है। इसी तरह से और भी जो अनाज के उत्पाद होते हैं उन्हें खिलाता है। लेकिन जो छुट्टा मवेशी होते हैं या पशु होते हैं वो इसी पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। तो ऐसे मामले में घास भूमियों का महत्व काफी ज्यादा है। अब भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये है कहाँ पर, तो ये झांसी में है। देखिए, इस तरह के जो अनुसंधान केंद्र है उनकी बात होती है और पूछा जाता है कि ये कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, मतलब अपने यूपी में है। और उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जो यूपी के इलाके हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि अब परीक्षा का जो स्तर है वो परिवर्तित हो रहा है। इसके बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि सूखे इलाकों पर अनुसंधान करने के लिए स्थापित किया गया है वो जोधपुर में है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि सूखा है तो मरुस्थल होगा और मरुस्थल है तो राजस्थान का क्षेत्र होगा, मतलब ये जोधपुर से जुड़ा हुआ है। ये बात हुई। यहाँ पर ये स्थित है और यहाँ पर हमने 2 संस्थानों को देखा। एक तो झांसी वाला है जिसका नाम है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, और दूसरा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में है। ये चारागाहों का या घास भूमियों का महत्व हम देख रहे थे। अब देखेंगे चारण के प्रभावों को। चारण के क्या असर पड़ सकते हैं। जरूरत से ज्यादा जब चराई होने लगती है, जो चारागाह होते हैं या घास भूमियां होती हैं, जब जरूरत से ज्यादा वहां पर पशु चरने लगते हैं तो जो घास के मैदान है उनकी गुणवत्ता बिगड़ जाती है। वो पहले की तरह पोषण युक्त नहीं रह जाते, उनकी गुणवत्ता पर बहुत खराब असर पड़ता है। ये बात हम यहाँ देख रहे हैं। मिट्टी का जो आवरण है वो कम हो जाता है, क्योंकि जहां से पशु घास को उखाड़ लेते हैं, मान लीजिए ये बहुत सारी घास जमी हुई है और यहाँ पर एक मवेशी आया, इसे चरना शुरू किया, तो पशु चरते कैसे हैं आपने देखा है। वो मुंह में पकड़ेंगे घास को, उसके बाद उखाड़ लेंगे, खींच खींच कर तोड़ते हैं घास को, उसके टुकड़ों को अलग करते हैं।
तो कभी कभी क्या होता है, घासें जो है वो जड़ से उखड़ जाती हैं, और जहाँ से उखड़ती हैं वहाँ की ज़मीन खुली हो जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो उभर जाती है, जमी हुई अवस्था में नहीं रह पाती। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का अपरदन है वो यहाँ पर बढ़ने लगता है। जो ज़्यादा चराई वाले घास भूमियों के क्षेत्र होते हैं, जब वर्षा होती है तो वहाँ से मिट्टी के बहने की क्रिया शुरू हो जाती है। घासें भी वनस्पतियाँ हैं और उनकी भी जो जड़ें होती हैं वो भी मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो यहाँ जब घासों का आवरण खत्म होने लगता है तो जो मिट्टी का अपरदन है वो शुरू हो जाता है, और मिट्टी की जो परतें हैं वो एक के बाद एक बहनी शुरू हो जाती हैं, खत्म होने लगती हैं। ये कुछ नुकसान के क्षेत्र हैं। सूक्ष्म जलवायु और अधिक शुष्क हो जाता है, मतलब यहाँ की जो जलवायु है वो सिकुड़ने लगती है, उसमें डाइवर्सिटी नहीं रह जाती, विविधता नहीं रह जाती, और यहाँ का जो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र बनने लगता है, उसमें सूखापन आने लगता है, जलवायु शुष्क हो जाती है। और जब जलवायु शुष्क होने लगेगी तो मरुस्थलों का विकास होने लगेगा, मरुस्थल यहाँ फैलने लगेंगे, जो मरुद्भिद पौधे हैं वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगेंगे। अब जब ये मरुद्भिद पौधे पैदा होने लगेंगे तो ये जो वहाँ के स्थानीय पौधे हैं उन्हें खाना शुरू कर देंगे, मतलब उन्हें नष्ट करना शुरू कर देंगे, उनके पारितंत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार का अतिक्रमण यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो चारण का बहुत ज़्यादा अगर उपयोग किया जाए, मतलब पशुओं को ज़रूरत से ज़्यादा चरने के लिए या मवेशियों की संख्या ही बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो घास की भूमियाँ हैं उनकी स्थिति बिगड़ जाती है और वे मरुस्थलों में बदलने लगती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हमारे देश में या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वहाँ पर किसी समय हरे भरे जंगल रहे होंगे। अब मानवीय क्रियाकलापों से या जो भी कारण रहा उसकी वजह से जंगल नष्ट हुए होंगे, तो वहाँ चारागाहों का विकास हुआ होगा, और चारागाह भी जब धीरे धीरे ऐसे ही चारण के प्रभाव के चलते खत्म हुए होंगे तो वहाँ पर मरुस्थलों का उदय हुआ होगा। इस तरह के वहाँ पे क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो मानसून का जो वितरण है उसके हिसाब से मरुस्थल पाए जाते हैं। अपने देश में मानसून के वितरण की वजह से चूंकि वर्षा की मात्रा वहाँ कम होती है इसलिए मरुस्थल पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चारण का प्रभाव जो है ये जलवायु पर भी असर डालता है, जलवायु को भी प्रभावित करता है, और जलवायु पर जब असर पड़ेगा तो वर्षा निश्चित रूप से प्रभावित होगी, ये बात है। तो इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और नियंत्रण एक ही विधि से हो सकता है। मवेशियों की संख्या को नियंत्रित रखा जाए, इनकी संख्या अनलिमिटेड अगर बढ़ने लगेगी तो इससे इन पर संकट मंडराएगा। आगे चलते हैं, अग्नि की भूमिका देख लीजिए। अग्नि की भूमिका यानी आग की भूमिका इन क्षेत्रों में क्या होती है ये जानना आवश्यक है। दोस्तों, हमने देखा है कि घास भूमियां जो है वो बीच का संक्रमण क्षेत्र होती है, मतलब न तो वो वन ही होते हैं न ही मरुस्थल होते हैं, बीच का एरिया होते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा एक औसत होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती। तो यहाँ नमी का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं होता, एक सीमित मात्रा में होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आग लगेगी तो जो वृक्ष हैं वो सबसे पहले प्रभावित होंगे, और जो घास भूमियाँ हैं उन पर बाद में असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि घास जो है वो ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक होती है, और जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन से दूर होते हैं। और नमी की मात्रा कहाँ पाई जाएगी? ज़मीन में पाई जाएगी, मतलब मिट्टी में ही तो नमी को हम देखते हैं, और कहाँ देखेंगे? हालांकि वायुमंडल में भी होती है, लेकिन वायुमंडलीय नमी से आग का कुछ लेना देना नहीं है। आग को असली जो काम है वो स्थलीय नमी से है, क्योंकि ये स्थल पर ही पकड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब आग लगती है नम परिस्थितियों वाली जलवायु में, घास भूमियाँ दोनों ही स्थितियों में उगती हैं, नम वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं और जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ भी पाई जाती हैं। नम क्षेत्रों में जो घास उगती हैं वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, शुष्क क्षेत्रों की घासें छोटी छोटी होती हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर आग ये कम मात्रा में पकड़ती हैं। जहाँ नम क्षेत्र होते हैं उन स्थानों की घास भूमियाँ अगर किसी कारणवश वहाँ आग लगती है तो वो कम प्रभावित होती हैं, उसकी तुलना में वहाँ जो छिटपुट पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं या मध्यम आकार के हैं, वो आग के चपेट में जल्दी आते हैं, आग के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, ये बात होती है। और आग की जो परिस्थितियां हैं, मतलब आग लगने की जो स्थिति है वो शुष्क परिस्थितियों में, अगर सूखी जलवायु वाली घास की भूमियां हैं, और सूखी जलवायु वाली जो घास की भूमियां होती हैं उनके ऊपर एक बड़ा संकट जो मरुस्थलीय वनस्पतियां होती हैं उनका मंडराता रहता है। इन घासों को मारकर जो मरुस्थलीय कटीली झाड़ियां हैं वो फैलने का प्रसार करती हैं, मतलब अब मरुस्थल घास भूमियों में घुसने की कोशिश करता है। हम ये तो देख ही चुके हैं कि बीच का ये संक्रमण क्षेत्र होती है, जो ग्रासलैंड होते हैं वो डेजर्ट और जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसके बीच में पाए जाते हैं। ये सैंडविच की तरह होते हैं, इधर एक ब्रेड की स्लाइस है और इधर एक स्लाइस है, बीच में ये आलू की तरह दबे हुए हैं। तो ऐसे में दोनों ही इसमें अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे, और वर्तमान में जो मानव का या मनुष्य का क्रियाकलाप है उसकी वजह से ये बेचारे जंगल तो फैल ही नहीं पा रहे हैं, ये तो सिकुड़ते जा रहे हैं। फैल कौन रहा है? डेजर्ट फैल रहा है, यानी मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो ये मरुस्थल अपने क्षेत्र में सीमित नहीं रहेगा, मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे जैसे अनुकूलन के खिलाफ होंगे वैसे ही ये ग्रासलैंड में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, यानी घास भूमियों में घुसने का प्रयास करेगा।
तो ऐसी ऐसी स्थिति कब होगी? जब कटीली झाड़ियाँ जैसे कि नागफनी और कैक्टस जैसी जो झाड़ियाँ हैं वो तेजी से घास भूमियों में फैलना शुरू हो जाएंगी। ये संकेत होता है जैसे किसी घास भूमि में एकाएक कटीली झाड़ियों की मात्रा बढ़ जाए, तो आप इसे एक सिग्नल मान लीजिए या संकेत मान लीजिए कि अब वहाँ पर मरुस्थल का प्रसार होने जा रहा है। बलुई मिट्टी तो वहाँ पहले से ही होती है, अब उस बलुई मिट्टी में और बालू मिलने जा रहा है यानी रेत वहाँ फैलने वाली है। इसी वजह से वहाँ कांटे वाली जो वनस्पतियाँ हैं वो पहले से ही हाजिर हो गई। तो ये जो आग होती है ये उन घास भूमियों के लिए वरदान होती है। ये जब लगती है तो जो शुष्क वनस्पतियाँ होती हैं, शुष्क जलवायु वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पहले जलती हैं, क्योंकि उनके अंदर नमी तो होती नहीं है या सीमित मात्रा में होती है, उनमें सूखापन पाया जाता है और पत्तियां भी नहीं होती, कांटे होते हैं, तो ऐसे में वो जलती जल्दी है। तो जितनी भी कटीली झाड़ियां होती हैं उनको ये आग जलाकर खत्म कर देती है, और जब तक ये घास वाले क्षेत्र में पहुंचती है तब तक ये बुझ चुकी होती है या कमजोर पड़ चुकी होती है। तो इस प्रकार से जो कांटेदार वनस्पतियों का आक्रमण था, यहाँ आप देख रहे हैं ना, रेगिस्तान की झाड़ियों के आक्रमण के खिलाफ घास के मैदान को बनाए रखने के लिए आग आवश्यक है। तो ये जो झाड़ियां हैं ये जलकर खत्म हो जाती हैं और बचती कौन है? घास की भूमियां, घास के मैदान। इस प्रकार से ये बनी रहती है। तो अग्नि की भूमिका इनके लिए विनाशकारी भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्र कैसा है, वह नम क्षेत्र है या फिर शुष्क क्षेत्र है। अगर नम क्षेत्र है तो वहाँ घासों को कुछ खास नुकसान तब भी नहीं होगा, क्योंकि वह मिट्टी के ज़्यादा नज़दीक होती है तो उसमें नमी का जो प्रतिशत है वो भी ज़्यादा होगा, इसीलिए उन्हें जलाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी वो जलती तो है ही है, प्रभावित होती है। जलती यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि जब आग लगती है तो सिर्फ कांटे वाली झाड़ियाँ ही जलती हैं। शुष्क वाले क्षेत्र में घास भी जलती है लेकिन कम मात्रा में जलती है, और जब तक घास तक आग पहुँचती है तब तक आग की जो लपटें हैं और उसका जो वेग है वो कम हो गया रहता है। तो ऐसे में ये फायदेमंद होती है आग, और जलाने से चारे की उपज में वृद्धि होती है। जब कोई भी जमीन जल जाती है, मतलब उसमें घास की जो भूमि है उसमें आग लगा दी जाती है, तो वहाँ जो उत्पादकता है वहाँ पे चारागाह की उत्पादकता बढ़ जाती है, वृक्षों के लिए उत्पादकता कम हो जाती है। जो भूमियाँ हैं वहाँ अगर आग लगती है तो वृक्षों के लिए जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन चारागाह की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो वहाँ पैदा होती हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ तक हमने घास भूमियों को देखा जो कि बीज का संक्रमण क्षेत्र थी। बीज का संक्रमण क्षेत्र मतलब जंगल और मरुस्थल के बीच की अवस्था थी। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं जो इसकी सबसे चरम अवस्था है। हमारे पारितंत्र में जो शुष्क स्थलों में सबसे चरमोत्कर्ष है वो किसका है? मरुस्थल का है, यानी डेजर्ट का है। मरुस्थल वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। घास की भूमियों में हमने देखा कि वनों की तुलना में वर्षा कम हो रही थी, अब मरुस्थल में क्या है, उससे भी कम वर्षा होगी, और जब वर्षा का वितरण बहुत कम होगा तो जलवायु शुष्क होगी, और जलवायु शुष्क होने की वजह से यहाँ कुछ उगने वाला है नहीं, और न ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई जीव पाए जाएंगे। जो भी जीव मिलेंगे वो जल संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, वह पानी को बचा कर रखते हैं, और उनके जो पैर हैं वो लंबे लंबे पाए जाते हैं। ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा की दर है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है या उससे भी कम होती है, कभी कभी इससे भी कम हो जाती है। स्थिर उच्च दबाव के कारण यहाँ पर जो उच्च दबाव का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा स्थायी होता है। ये वायुमंडलीय दबाव की बात की जा रही है। तो जो उच्च दबाव वाला एरिया है वो यहाँ पर स्थायी हो जाता है, और इसी कारण जो मध्य अक्षांश वाला क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की कमी पाई जाती है। यहाँ बारिश कम मात्रा में होती है। वर्षा होने के लिए क्या आवश्यक है? दो तरह के दबावों को आपने भूगोल में पढ़ा होगा, एक तो कम दबाव का क्षेत्र होता है, दूसरा अधिक दबाव का क्षेत्र होता है। तो जो हाई प्रेशर एरिया होते हैं वो वर्षा के लिए उपयुक्त नहीं होते, वह वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वह सूखे मौसम को बुलावा देते हैं। और जो कम दबाव के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक मौसम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होगा, और अगर डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होगा तो मानसून का जन्म ही नहीं होगा। मानसून किस प्रकार से उत्पन्न होगा? इसी तरह से होगा। हमने देखा है कि जब जमीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसकी तुलना में महासागर ठंडे रहते हैं तो वहाँ पर पवनों का आदान प्रदान होता है, मतलब स्थल खंड से जो हवा है, जो गर्म हवा है वो महासागरों की ओर जाएगी, और जो महासागरों की ठंडी हवा है वो स्थल खंड की ओर आएगी। एक ये परिस्थिति होती है, और दूसरी इसकी उल्टी होती है। महासागरों की जो जमीन है वो, महासागरों का जो जल वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जो जमीनी इलाका है यानी स्थल खंड है वो उसकी तुलना में ठंडा होता है जब ठंडी का मौसम होता है। इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो इस तरह से जो मानसूनी हवाएं हैं उनका जन्म होता है। आपने दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो उपस्थिति है भारत में, भारतीय जलवायु में, उसको देखा होगा। तो यहाँ जो मरुस्थल है वहाँ पर
स्थिर उच्च दबाव के क्षेत्र बनते हैं और उच्च दबाव कभी भी वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वर्षा की कमी पाई जाती है। यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश भी पाए जाते हैं जहाँ पर छाया क्षेत्र होते हैं। छाया क्षेत्र का मतलब यहाँ से होकर मानसूनी जो पवन है वो गुजर जाता है और इन क्षेत्रों में बारिश नहीं करता। ये शैडो बन जाते हैं, मतलब छाया वाले एरिया में आ जाते हैं। इनके ऊपर से मानसूनी हवाएं ऐसे क्रॉस कर जाती हैं, गुजर जाती हैं और किसी दूसरे इलाके में जाकर बरस देती हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं बरसती, यहाँ पर इनकी जो वर्षा की वितरण की मात्रा है वो नहीं के बराबर होती है। तो इस प्रकार के इलाकों में मरुस्थलों का जन्म होता है, यानी रेगिस्तान पैदा होते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ज्यादा ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा दूरी पर जो रेगिस्तान पाए जाते हैं वो ठंडे होते हैं। एक आम धारणा होती है कि रेगिस्तान है मतलब मरुस्थल है तो वो हमेशा गर्म ही होगा, तपता हुआ होगा। हम लोग कहते हैं तपता रेगिस्तान। तो हर जगह मरुस्थल गर्म हो ये आवश्यक नहीं है, मरुस्थल ठंडे भी हो सकते हैं। मरुस्थल का मतलब ये है कि वहाँ शुष्क जलवायु होनी आवश्यक है, सूखा वातावरण होना चाहिए, वर्षा की मात्रा कम होनी चाहिए। तो मरुस्थल का निर्धारण ये गर्म और ठंडे तापमान से नहीं होता बल्कि वर्षा की मात्रा से होता है। वर्षा की मात्रा कितनी है इस पर मरुस्थल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। अब जो भूमध्य रेखा से ज्यादा दूरी वाले रेगिस्तान होते हैं वो ठंडे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से मध्य अक्षांशों की ओर और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने लगते हैं। निम्न अक्षांश का मतलब क्या? विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र। जब हम इनके आसपास बने रहते हैं तो गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है और गर्मी की मात्रा ज्यादा होगी तो यहाँ कम दबाव के क्षेत्र बनेंगे। आपने ITCZ का नाम सुना होगा। ये एक प्रकार की काल्पनिक पेटी होती है जो कि समय समय पर सूर्य की स्थितियों और पृथ्वी की जो अवस्था परिवर्तन है उसके हिसाब से खिसकती रहती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और यह मानसूनों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे जैसे हम इसे एक बार फिर से ड्रा कर लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है और बीच में ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का मतलब क्या? निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री इक्वेटर। इसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे आपने विषुवत रेखीय वनों को देखा है, वहां वर्षा का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, सघन वनस्पतियां उगती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, चाहे इधर की ओर उत्तर की ओर बढ़े या नीचे हम दक्षिण की ओर बढ़े, दक्षिणी गोलार्ध में भी चलने पर जो परिस्थितियां हैं वो सूखी होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा कम होती जाएगी, तापमान ठंडा होता जाएगा, तापमान में कमी आएगी और इस वजह से अधिक दबाव वाले क्षेत्र यहाँ पर पैदा होंगे। उच्च अक्षांशों में अधिक दबाव वाले क्षेत्र बनेंगे और अधिक दबाव वाले क्षेत्र कभी भी वर्षा नहीं करा सकते। इस वजह से उच्च अक्षांशों में और ध्रुवों के पास वर्षा का अभाव होता है। इस वजह से यहाँ पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। लेकिन ये शुष्क मरुस्थल कैसे होते हैं? ये शीत मरुस्थल होते हैं, ठंडे होते हैं। जो उच्च अक्षांशों के आसपास वाले मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा कम होता है। ये एक बात हो गई अक्षांशों की। लेकिन कभी कभी जो अक्षांश है वो पीछे रह जाते हैं और एक ही अक्षांश पर, मतलब किसी एक अक्षांश रेखा पर, कोई भी एक अक्षांश रेखा आप ले लीजिए, मान लीजिए 30 अंश अक्षांश है या 40 अंश अक्षांश है, इस रेखा पर ही सारी परिस्थितियां आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे जिम्मेदार होता है उस जगह का उच्चावच। किसी एक अक्षांश रेखा पर या अक्षांश वृत्त पर चारों तरफ जमीन एक जैसी नहीं पाई जाती। जमीन में कहीं ऊंची जमीन होती है, कहीं नीची जमीन होती है। कहने का मतलब कहीं पर्वतों का विस्तार होता है, कहीं मैदानी इलाके होते हैं, कहीं खाड़ियां होती हैं। इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे अपने यहाँ हिमालय, तो उसकी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी शीत मरुस्थलों का जन्म होता है। जो बहुत ज्यादा ऊंचा इलाका है वहां भी बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु होती है और कुछ भी नहीं उग पाता, वहां शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। बहुत ही कम वनस्पतियां और जीव वहां देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं शीत मरुस्थल। इनके पीछे दो कारण उत्तरदायी हैं, एक तो उच्च अक्षांश की अवस्थिति और दूसरा एक ही अक्षांश रेखा पर अगर उच्चावच बढ़ रहा है, मतलब ऊंचाई की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो भी ये शीत मरुस्थल पैदा हो जाते हैं। तो हमने देखा कि मरुस्थल सिर्फ गर्म नहीं हो सकता, ये ठंडा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 12मासी पौधे होते हैं। अब 12मासी पौधे बहुत हरे भरे यहाँ नहीं होते। जैसे आप कैक्टस लगाते हैं तो वो कहाँ का पौधा है? रेगिस्तान का पौधा है। ये यहाँ पर अच्छे से उगता है बिना खाद पानी दिए, बढ़िया एकदम। आप गमले में से लगाते हैं तब भी उतना सुंदर नहीं होता जितना रेगिस्तान में ये प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाता है। जो मरुस्थलीय इलाका है यहाँ ये प्राकृतिक रूप से पैदा होता है और अच्छी खासी इसकी झाड़ी होती है। अब पानी यहाँ पर प्रमुख कारक है। रेगिस्तानी इलाकों में पानी एक सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है। पानी की जरूरत तो सबको है, लेकिन रेगिस्तान में चूंकि वर्षा का अभाव होता है इसलिए यहाँ जल की मात्रा की ज्यादा जरूरत होती है। ये लोग जल संचय भी करते हैं। जो मरुस्थलीय इलाकों के लोग होते हैं वो जल संचय के मामले में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कहीं आगे होते हैं। जैसे आप राजस्थान के क्षेत्रों का जल प्रबंधन देख लीजिए, अलग अलग तरीकों से जल को संचित किया जाता है, मतलब जो वर्षा का जल होता है।
अब यहाँ पर वर्षा पर सब कुछ निर्भर है। मिट्टी यहाँ की उपयुक्त होगी कब? मिट्टी जो है यहाँ की बलुई होती है, वैसे तो कुछ उगता नहीं है, लेकिन अगर इसे सिंचाई दे दी जाए, मतलब इस पर पानी उड़ेल दिया जाए, इसे अच्छे से सिंचित कर दिया जाए, तो कुछ मात्रा में फसलों का विस्तार हो सकता है। तो इसलिए सिंचाई रेगिस्तानों को एक तरह से जीवन देती है और इन्हें उत्पादक कृषि भूमि में बदल देती है। आपने इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसके बारे में देखा होगा। ये मरुस्थलीय इलाकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां तक जल की पहुंच हो, इसके लिए इसका विकास किया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पानी यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक होता है, जो कि वर्षा की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। और पानी पहुंचेगा कैसे? अगर बारिश नहीं हो रही है तो नदियों का जो जल है वो पहुंचेगा, और नदियों का जल पहुंचाने का जो अच्छा जरिया है वो नहरें होती हैं। तो नहरें बनाकर यहाँ सिंचाई की जो व्यवस्था है वो की जाती है। और कभी कभी जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक स्थान पर, किसी एक क्षेत्र में खेत का ही कोई हिस्सा होता है, वहाँ वर्षा के जल को इकट्ठा होने देते हैं। जो भी बारिश यहाँ थोड़ी बहुत होती है या कभी ज़्यादा भी हो गई, उसके पानी को एक जगह इकट्ठा करके ज़मीन को सोखने देते हैं। आप जानते हैं कि जो धरती है वो पानी सोख लेती है। समय लगता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है, लेकिन उसे सोख लेती है, सोखने की क्षमता रखती है। और जो रेगिस्तानी ज़मीन होती है, बलुई मिट्टी, वो तो और तेज सोखती है। तो ये वर्षा के जल को एक जगह इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर सोख जाने देते हैं। जमीन जब खूब ज़्यादा आर्द्रता वाली हो जाती है तो यहाँ ये धान जैसी फसलें भी पैदा कर लेते हैं। धान जो कि बहुत ज़्यादा पानी में उगने वाली फसल है, उसको ये उगा लेते हैं ऐसी जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी अपना के। तो यहाँ जो इनका जुगाड़ तंत्र है, या ये कह लीजिए कि संयोजन है, बहुत अच्छा संयोजन है पानी को बचाने का, वो बहुत सशक्त होता है। इस वजह से ये हर प्रकार की फसल को उगाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, हमने मरुस्थलों को देखा है। मरुस्थल कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क तो दोनों होते हैं। एक तो गर्म मरुस्थल है और दूसरा ठंडा मरुस्थल है। ठंडे और गर्म ये कहाँ पाए जाएंगे, ये भी हमने देखा। ये जो क्षेत्र होते हैं मरुस्थल वाले, यहाँ पर उच्च दबाव का क्षेत्र काफ़ी स्थिर बना हुआ होता है, इस वजह से वर्षा का अभाव होता है। कभी कभी ये वृष्टि छाया क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जहाँ से मानसून होकर गुजर जाता है लेकिन बरसता नहीं है। ये बात हुई मरुस्थलों की। यहाँ जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जीव जंतु या वनस्पतियों को भी ले लीजिए, वो इस जलवायु के लिए, इस सूखी जलवायु के लिए, चाहे वो गर्म हो या ठंडी, उसके लिए अनुकूलित होते हैं। वह अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेते हैं कि वह इन विषम परिस्थितियों में भी जी सकें। तो वह अनुकूलन किस प्रकार का होता है, यह अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। किस प्रकार से वह अपने शरीर को बना लेते हैं, मतलब शरीर में उनके उसी हिसाब से विकास होता है, और वह अपनी जो दिनचर्या है उसमें भी इसी हिसाब से परिवर्तन करते हैं, ताकि वह इस रेगिस्तानी इलाके में भी जीवित रह सकें। तो उन सारे जो पशु पक्षी या वनस्पतियां हैं उन पर चर्चा होगी, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।